हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आप लोगों के लिए 2020 में जो पेपर हुआ एसबीटी पेपर सॉल्यूशन, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स पेपर का क्या है, सॉइल मैकेनिक्स है। उसको हमने क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान से देखना है वन बाय वन क्वेश्चंस को। इससे आपको बहुत ज़्यादा क्या होगी, हेल्प होगी। तो ये हमारे पास है, सॉरी 2020 का है ये, सॉरी 20, ओके। तो सेम हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर से 10 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो अगर आपने जैसे 18, 19, 20 और अगर आपके पास 17 का पेपर है तो प्लीज़ आप एक बार हमारे को सेंड कर सकते हैं। मैंने आपको नंबर भी बताया था, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत हेल्प हो जाएगा, आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है ना। तो आने वाले एग्ज़ाम में आप 20 में से अप्रॉक्सीमेट 18 क्वेश्चंस को ईजिली खुद अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, किसी भी यार दोस्त की, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, यही चीज़ें आपको जब आप जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे डिट्टू यही क्वेश्चंस, यही इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको जूनियर इंजीनियर्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप किसी भी स्टेट का जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम देना, चाहे आप बिहार में तो होता ही नहीं है एग्ज़ाम जूनियर इंजीनियर का, यहाँ तो सारा मेरिट लिस्ट पे होता है। अगर आप जैसे किसी अनदर स्टेट का, जैसे उत्तर प्रदेश का देना चाहते हैं, उत्तराखंड का देना चाहते हैं, पंजाब में सॉरी एप्लीकेबल नहीं है, हरियाणा का देना चाहते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है एसएससी जेई और आरआरबी जेई, कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए उसके लिए इतना नॉलेज, सफिशिएंट नॉलेज होता है, ठीक है ना। तो हमारे को एक एक पॉइंट को, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स। वन बाय वन हम लोग सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 is soil transported by gravitational force is termed as, मतलब क्या दे रखा है कि soil transported by gravitational force। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो सॉइल होती है, सॉइल किससे बनती है, रॉक से बनती है, ड्यू टू केमिकल एंड वेदरिंग, ड्यू टू केमिकल एंड फिजिकल वेदरिंग्स ऑफ द रॉक। इरोजन्स होता है, इरोजन्स के कारण जो रॉक होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करता है, ब्रेक करता है। अब ब्रेक होने के बाद जब सॉइल का फॉर्मेशन तो हो गया, आफ्टर दैट सॉइल क्या होती है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट वन इज़ द रेसिडुअल सॉइल एंड सेकंड वन इज़ द ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेसिडुअल सॉइल स्टूडेंट्स वो सॉइल होता है जो अपने पेरेंट्स के जस्ट ऊपर ही अवेलेबल होती है, मींस जहाँ पे उसका फॉर्मेशन होता है वो सॉइल वहाँ पे ही क्या होती है, अवेलेबल होती है, या वहाँ पे ही उस सॉइल को पाया जाता है। बट एक दूसरा सॉइल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बर्थ हुआ है मथुरा में, बट एट दिस नाउ मैं रहता हूँ गया में, तो मैं ट्रांसपोर्टेड हो चुका हूँ, समझ रहे ना। इस तरीके को समझने की कोशिश करिए। अब मेरा ट्रांसपोर्टेशन हुआ है तो किसके थ्रू हुआ है, मेरा ट्रांसपोर्टेशन बाय व्हीकल्स हुआ है कि मैं व्हीकल्स के थ्रू उस जगह से यहाँ तक आया हूँ। सेम एज वेल एज सॉइल के साथ भी स्टूडेंट्स, कि सॉइल किसी भी जगह पे गई है तो वो किस ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू गई है, कि वो रनिंग वाटर के साथ गई है, या वो एयर के साथ गई है, या फिर वो ग्लेशियर्स के साथ है, या फिर वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्सेस है। मतलब बहुत सारे क्या हैं, एजेंसीज हैं, जिसके कारण सॉइल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करती है, पहुंच जाती है। समझ रहे हैं इस बात को। तो इस तरीके का जो सॉइल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलेंगे। तो इस टाइप का हमने देखना है। अब हमने लास्ट वीडियो में जब फर्स्ट वीडियो था, मैंने वहाँ पे आपको सारे टाइप्स के सॉइल बताए थे कि जो अलुवियल सॉइल है ये हमारे पास कैसा एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। अलुवियल सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर या फिर रिवर वाटर, यस और नो। और अब आपके मन में आता होगा कि सर ये वाला सॉइल कहाँ पे अवेलेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इंडो गंगस्टिक प्लेस जो है वहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे जहाँ जहाँ से गंगा पास कर रही है, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है ना, इन सब में पंजाब में तो नहीं है, परंतु वहाँ पे भी अलुवियल टाइप सॉइल अवेलेबल होती है जो रनिंग वाटर के साथ क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सिल्ट, क्ले एंड सैंड का क्या होती है, लेयर्स होती है, डिफरेंट लेयर्स होती है। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड हमारे पास है रेसिडुअल सॉइल। अब रेसिडुअल सॉइल का मतलब समझ गए, ये सॉइल कैसी है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल नहीं है। रेसिडुअल सॉइल कैसा है, ये कहाँ पे अवेलेबल होता है, ये जस्ट अपने जो पेरेंट रॉक्स है जस्ट उसके ऊपर अवेलेबल होता है।
ध्यान देना, जो भी ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, पेरेंट रॉक से डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है ना। बट इसकी जो रेसिडुअल सॉइल की प्रॉपर्टी सेम जो रॉक की प्रॉपर्टी होती है, जिस रॉक से वो बनती है, सेम प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा होता है, ठीक है। तो लोएसिस क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अलोएबल सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर या रिवर वाटर। लोएसिस क्या होता है, ये हमारे पास ड्यू टू विंड। एओलियन सॉइल जो होती है, ठीक है ना, एओलियन सॉइल जो होती है, एओलियन सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय क्या होता है, विंड होता है। तो ये उसी का क्या है, एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज द कोलोवियल सॉइल। कोलोवियल सॉइल इज सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं करती है, बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए ये क्या करती है, ट्रांसपोर्टेड होती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, टेलस इज ए एग्जाम्पल ऑफ द कोलोवियल सॉइल, ठीक है ना। टेलस, TALUS इज एग्जाम्पल ऑफ कोलोवियल सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटी। ये हमने क्या रखना है, याद रखना है इसको। ओके, तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, आंसर दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स, मैक्सिमम टेम्परेचर रिकमेंडेड इन द ओवर ड्राइंग मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉइस्चर्स कंटेंट। आप ध्यान से समझने की कोशिश करना स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे को अगर कुछ भी गिवन नहीं कर रखा है तो सिंपल हमने कैसा सॉइल लेके चलना है, एक नॉर्मल सॉइल सिंपल कंसीडर करके चलना है। अगर यही यहाँ पे लिख करके देते हैं हमारे को कि हाई जिप्सम सॉइल या फिर ऑर्गेनिक सॉइल, आपने ध्यान देना है, 3 वर्ड्स होते हैं जो आपके क्वेश्चंस को क्या करेंगे, गलत करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या, ध्यान से देखिए। नॉर्मल सॉइल हो सकता है हमारे पास, क्या हो सकता है हमारे पास, नॉर्मल सॉइल। फर्स्ट इज द नॉर्मल सॉइल, ओके, नॉर्मल सॉइल हो सकता है। या फिर हमारे पास सेकंड क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सॉइल हो सकता है स्टूडेंट्स। या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, हाई जिप्सम सॉइल, हाई जिप्सम सॉइल। ओके, ये हमारे पास 3 तरीके के क्या हो सकते हैं, सॉइल हो सकते हैं, नॉर्मल सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल और हाई जिप्सम सॉइल, ठीक है ना। इन तीनों सॉइल में हम लोगों ने देखना है कि इन सब के लिए जो टेम्परेचर होता है वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ और भी पॉइंट बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। जब भी आपको वाटर कंटेंट क्या करना है, फाइंड करना है, वाटर कंटेंट, ये हमारे पास एग्जाम में पूछा भी जाता है। वाटर कंटेंट इज द रेशियो ऑफ, वाटर कंटेंट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होता है वाटर कंटेंट, इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल w, स्मॉल w, इट इज इक्वलेंट w अपॉन WS हो जाएगा हमारे पास। या फिर आप इसको कैपिटल W लिख लीजिए आप इसको, ठीक है ना। हम लोग इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखते हैं, W अपॉन WS, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको परसेंटेज में पता करना है तो सिंपली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 100 से कर सकते हैं। अब वाटर कंटेंट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट्स, वाटर रिलेटेड से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है आपको कि वाटर कंटेंट जब आप फाइंड करेंगे तो इसका रेंज क्या हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो रेंज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 100% भी हो सकता है, ठीक है ना। वाटर कंटेंट मोर देन 100% भी क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। ये पॉइंट हमने क्या रखना है, याद रखना है। वाटर कंटेंट मोर देन 100% भी क्या है, पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर वाटर कंटेंट तो ठीक है, क्या और भी कोई मेथड है। यहाँ पे हम लोगों ने एक मेथड देखा है, ओवन ड्राई मेथड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स को लिख लेते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट मेथड्स यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। एक सेकेंड, ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है और काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से मेथड्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। फर्स्ट जो मेथड होता है वो है हमारे पास ओवन ड्राई मेथड। ओके, तो इससे रिलेटेड स्टूडेंट क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं साथ साथ में देखते चलिए।
ओवन ड्राई मेथड सबसे एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है हमारे को वाटर कंटेंट से। अगर आपके पास कोई भी सॉइल सैंपल है, नॉर्मल सॉइल सैंपल है, हाई जिप्सम कंटेनिंग सॉइल सैंपल है, या फिर आपके पास ऑर्गेनिक सॉइल सैंपल है, अगर आप किसी भी सॉइल सैंपल का अगर को आपको वाटर कंटेंट फाइंड करना है और आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड करना है, तो वो सिर्फ एक ओनली मेथड है, वो है हमारे पास ओवन ड्राई मेथड। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर ये क्यों है और कोई मेथड क्यों नहीं एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड कर पाता है। डियर स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश करिए। ये ओवन ड्राई मेथड मतलब यहाँ पे आप टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि अनदर डिवाइस में आप टेम्परेचर को क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा ये रीजन होता है जिससे हमारे को एक एक्यूरेट वाटर कंटेंट हम लोग क्या कर पाते हैं, फाइंड कर पाते हैं। ओके, सेकेंड नंबर पे आता है हमारे पास सैंड बाथ मेथड। ओके, सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड इज ए फील्ड मेथड। ओके, सैंड बाथ मेथड इज ए फील्ड मेथड। इससे हमारे को वाटर कंटेंट तो पता चलता है, बट स्टूडेंट्स इससे हमारे को एक रफ आइडिया मिलता है। सिंपल सा, जैसे कि आप साइट पर हैं, आपने क्या लिया, एक बाउल है, ठीक है, मतलब चाइना डिश टाइप में, तो उसमें हमने क्या रखा, सॉइल सैंपल को रखा और नीचे से हमने क्या रखा है, आग लगा रखी है, मतलब जला रखी है, मतलब फ्लेम है, तो उसको हमने उस पर रख दिया। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे एक बार आप वेट कर लेंगे बिफोर ड्राई ऑफ द सॉइल सैंपल और एक बार वेट करेंगे आफ्टर ड्राई ऑफ द सॉइल सैंपल, तो दो वेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप पता कर सकते हैं कि वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, सिंपल सा, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर सॉइल आपका कैसा हाई जिप्सम कंटेनिंग सॉइल है या फिर ऑर्गेनिक सॉइल है, तो आप उसमें टेम्परेचर को क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टोव है, स्टोव के ऊपर अगर आप कुछ भी रख देते हैं, तो आप टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करेंगे कि ये टेम्परेचर 60 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, यस और नो, या ये टेम्परेचर हमारे पास 80 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, या ये टेम्परेचर 110 डिग्री से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, तो वहाँ पे बड़ी डिफ़िकल्टी है। दैट्स वाई ये हमारे को, इससे हम लोग वाटर कंटेंट तो फाइंड कर सकते हैं, बट हमारे को एक रफ वैल्यू मिलेगा, एक एग्जैक्ट वैल्यू हमारे को सैंड बाथ मेथड से कभी भी अवेलेबल नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आपने क्या रखना है स्टूडेंट्स, याद रखना है। थर्ड जो हमारे पास मेथड है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड। ओके, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ओके स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बाइड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का मतलब किसके साथ में स्टूडेंट्स, CaC2 क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे एक गैस का फॉर्मेशन होता है। दिस गैस इज नॉन एज द एसिटिलीन गैस। इस गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलीन गैस बोलते हैं, प्लस समथिंग और भी हमारे को मिलेगा। ये जो एसिटिलीन गैस होता है, ये क्या करता है, मॉइस्चर मीटर पे क्या करता है, एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, ठीक है ना, प्रेशर एग्जर्ट करता है, जिसके कारण वो जो मॉइस्चर मीटर है वो वहाँ पे किसको बताता है, मॉइस्चर्स को बताता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट। एक तो पूछा जाता है कि सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है, ओवन ड्राई मेथड इज द बेस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ सॉइल सैंपल। सेकेंड मेथड इज द, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास कि सबसे क्विकेस्ट मेथड कौन सा है, सबसे फास्ट मेथड कौन सा है स्टूडेंट। तो सबसे फास्ट मेथड होता है हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड मेथड, जिससे हम लोग विद इन 5 to 6 मिनट में सॉइल सैंपल का क्या कर पाते हैं, वाटर कंटेंट फाइंड कर पाते हैं। थर्ड क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ही बनता है, जैसे वाटर कंटेंट, देखिए जब आप यहाँ पे देखेंगे वाटर कंटेंट इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, बट इन दिस मेथड जब आप कैल्शियम कार्बाइड मेथड को देखेंगे, तो यहाँ पे जो आपको वाटर कंटेंट मिलेगा ये किसके टर्म्स में मिलता है, ये यहाँ पे किसके टर्म्स में, सॉलिड के टर्म्स में है, बट ये हमारे पास टोटल वेट ऑफ द सॉइल सैंपल के रिस्पेक्ट में मिलता है। मीन्स मैं इसको कह सकता हूँ स्मॉल w डैश इट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर टू द टोटल वेट ऑफ द सॉइल सैंपल। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या होता है, w डैश एंड दिस इज वैल्यू इज द w। तो बोथ आर डिफरेंट मेथड, हमको इनको समझने की क्या करना है, कोशिश करना है। नेक्स्ट हम लोग अगर फोर्थ मेथड देखने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे फोर्थ मेथड है हमारे पास टॉर्जन बैलेंस मेथड। टॉर्जन बैलेंस मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है स्टूडेंट्स रेडिएशन मेथड। ओके, नेक्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स हमारे पास पिक्नोमीटर मेथड। एंड लास्ट जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होता है अल्कोहल मेथड, ठीक है ना।
कौन सा मेथड है हमारे पास? लास्ट वन इज़ द अल्कोहल मेथड। तो ये हमारे पास मेथड्स हैं। अब स्टूडेंट्स पिक्नोमीटर से भी एक क्वेश्चन हमारे पास बनता है। पिक्नोमीटर से क्या क्वेश्चन बनता है? पिक्नोमीटर से बनता है कि आप किस टाइप के सॉइल सैंपल का पिक्नोमीटर की हेल्प से वाटर कंटेंट फाइंड करेंगे। तो पिक्नोमीटर में स्टूडेंट्स ये कंपलसरी है कि आपको पहले उस सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉन होना चाहिए। अगर आपको उस सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉन नहीं होगा तो आप बाय हेल्प ऑफ पिक्नोमीटर क्या नहीं कर सकते? उस सॉइल सैंपल का वाटर कंटेंट फाइंड नहीं कर सकते। तो कंडीशन क्या है? फर्स्ट हमारे को स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करना पड़ेगा, देन हम लोग क्या करेंगे? वाटर कंटेंट फाइंड कर सकते हैं उस सॉइल सैंपल का। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन और भी आ रहा होगा कि सर किस टाइप की सॉइल को? तो ध्यान देना, को है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए अगर आपको कोर्स ग्रेन सॉइल का वाटर कंटेंट फाइंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं? पिक्नोमीटर का यूज़ करते हैं। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फाइन ग्रेन सॉइल का क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज वहाँ पे जो वॉइड्स होते हैं उनके अंदर एयर पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे वॉइड्स के कारण हम लोग कंप्लीटली वहाँ पे एयर का रिमूवल नहीं कर पाते। दैट्स वाई हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल का क्या नहीं करते? वाटर कंटेंट फाइंड नहीं करते बाय हेल्प ऑफ द पिक्नोमीटर। तो 2 पॉइंट पता होने चाहिए। पहले तो हमारे को स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉन होना चाहिए, दूसरा हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल का क्या करते हैं? वाटर कंटेंट फाइंड करते हैं। पिक्नोमीटर से कुछ और भी फाइंड करते हैं क्या? यस, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हम लोग क्या करते हैं? बाय हेल्प ऑफ द पिक्नोमीटर फाइंड करते हैं। और इन सभी में ध्यान देना, जो सॉइल सैंपल होगा हमारे पास वो ऐसा सॉइल सैंपल होना चाहिए जिसके अंदर मॉइस्चर्स अवेलेबल हो। ठीक है, दीज आर द मेथड्स। लास्ट वन इज द अल्कोहल मेथड। ठीक है, अब आपने ध्यान समझना है द मैक्सिमम टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको मैक्सिमम टेम्परेचर देखना होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? मैक्सिमम टेम्परेचर इसका आंसर आएगा 110 डिग्री। ठीक है, हम लोग देखते हैं 105 से 105 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग लेकर के चलते हैं। ठीक है, 105 105 डिग्री टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेते हैं। अब आपके मन में फिर से एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर 110 से ज़्यादा क्यों नहीं करेंगे? तो स्टूडेंट्स जो वाटर होता है ना, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चरल वाटर होता है। मीन जो सॉइल पार्टिकल है वो पार्टिकल क्या है? H2 के साथ रिएक्ट करके उसने अपने एक सॉलिड पार्टिकल को बनाया हुआ है। अगर हम इस टेम्परेचर को इससे ज़्यादा कर देंगे, जैसे कि अगर आप KR अरोरा बुक को देखेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर का रेंज 110 डिग्री प्लस माइनस 5 डिग्री दे रखा है। ये सुनो, 110 प्लस 5 110 माइनस 5 मतलब 105 से 115। बट जनरली जब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है वहाँ पे 105 से 110 डिग्री ही होता है। अगर आप 110 डिग्री से टेम्परेचर को ज़्यादा कर देंगे तो उस केस में स्ट्रेंथ जो स्ट्रक्चरल वाटर है या स्ट्रक्चर है उस सॉइल पार्टिकल का वो ब्रेक कर जाएगा और स्ट्रक्चरल वाटर भी उसमें एडेड हो जाएगा। मींस यहाँ से हमारे को एक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो टेम्परेचर 110 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ नॉर्मल सॉइल, अगर कुछ भी कंडीशन नहीं दे रखा है। अगर ऑर्गेनिक सॉइल है तो डिस्टेंस 60 डिग्री होना चाहिए और हाई जिप्सम कंटेनिंग सॉइल है तो उसमें 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, तो आई थिंक आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड हम लोग देख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए ध्यान से, 1 बाय 1 क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज डिटरमाइंड बाय। देखिए स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज डिटरमाइंड डेंसिटी बोतल, पिक्नोमीटर, सैंडबाथ मेथड, बोथ ए एंड बी। आंसर इज द बोथ ए एंड बी। तो आप सभी को पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इट इज डिनोटेड बाय GS। इट इज द रेशियो ऑफ द यूनिट वेट ऑफ द सैंपल, मीन्स गामा सैंपल अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? गामा W के इक्वल होगा। और क्या कह सकते हैं? इट इज द यूनिट वेट मीन्स डेंसिटी ऑफ सैंपल टू द डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? वाटर हो जाएगा। या आप क्या कह सकते हैं? वेट ऑफ सैंपल टू द, हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉलिड, क्या लिख सकते हैं? वाटर लिख सकते हैं। ठीक है, वेट ऑफ वाटर लिख सकते हैं। इन सब का जो रेशियो होगा उसको हमको क्या कहते हैं? उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ यूनिट लेस क्वान्टिटी, इट इज़ यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वान्टिटी बिकॉज ये सेम क्वान्टिटीज़ का क्या होता है? रेशियो होता है। अब आपको कैसे डिटर्मिनेशन करना है? तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास है, फर्स्ट वन इज द पिक्नोमीटर। ओके, पिक्नोमीटर जब आप सॉइल की लैब में जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पिक्नोमीटर मेथड की हेल्प से कर सकते हैं आप, या फिर आप क्या कर सकते हैं? 50 ml डेंसिटी बोतल। ओके, 50 ml डेंसिटी बोतल की हेल्प से आप कर सकते हैं। ओके, एंड थर्ड वन इज द 500 ml फ्लास्क।
500 ml फ्लास्क की हेल्प, इन तीनों से और भी हमारे पास होते हैं, जार मेथड्स होता है, ठीक है। तो इन सब की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो रेशियो होता है जनरली हमारे पास कितना है, डिस्टेंस 2.6 टू 2.9 लेकर के चलते हैं। कितना है हमारे पास, 2.6 टू 2.9 हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 2.6 किसका रहा होगा, फाइन ग्रेन सॉइल का या कोर्स ग्रेन सॉइल का, तो स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर कोर्स ग्रेन सॉइल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.6 होता है, फाइन ग्रेन सॉइल का क्या होता है 2.9। फाइन ग्रेन सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू कोर्स ग्रेन सॉइल। सिंपल सा, अगर आप इसको लोकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी इस चीज़ को बताता है कि कोई भी सॉलिड है या कोई भी, जैसे पेन है, अगर सेम वॉल्यूम का मैं वाटर लेता हूँ तो मेरे को देखना पड़ेगा कि ये इस पर फ्लोटिंग में कंडीशन में सिंक कर जाता है। अगर सिंक कर जाता है मीन्स इसका वेट क्या है, ज़्यादा है। अगर मैं कहूँ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस पेन या दिस मटेरियल इज सपोज 2, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये 2 टाइम्स हैवियर है वाटर के रिस्पेक्ट में। सिंपल सा ये है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का सिंपल सा ये मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस होल्ड गुड वेयर गामा इज द समर्ज्ड, गामा डैश इज द समर्ज्ड यूनिट वेट, गामा सैचुरेटेड यूनिट वेट एंड गामा डब्ल्यू इज द यूनिट वेट ऑफ द वाटर। तो आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, गामा समर्ज्ड इट इज इक्वलेंट क्या होता है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू के इक्वलेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। अगर आप देखेंगे गामा बल्क को, अगर आप देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, G प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, दिस वन इज द गामा बल्क, यस और नो। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द गामा सैचुरेटेड, तो गामा सैचुरेटेड क्या होगा स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है, इन केस ऑफ बल्क सॉइल सैंपल डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज दिस कंडीशन, ओके। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, बट गामा सैचुरेटेड के केस में S इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। मी ऑल वॉइड्स फिल्ड विद वाटर, जितने भी वॉइड्स है सॉइल सैंपल में वो सारे क्या हो चुके हैं, फिल्ड हो चुके हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, S इक्वल टू 1 आप पुट कर दीजिए इन दिस केस, तो G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू। ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स गामा सैचुरेटेड। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हमारे को देखना है गामा समर्ज्ड को, अगर हम लोग देखते हैं तो गामा समर्ज्ड इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। अगर आप इसको रिजल्ट देखेंगे तो गामा समर्ज्ड इट इज इक्वलेंट G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ये हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट होता है। गामा समर्ज्ड, गामा सैचुरेटेड, गामा बल्क, गामा डब्ल्यू। अब एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल का यूज होता है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्या होता है, यूज होता है। गामा समझ का मतलब है जैसे कि पॉन्ड, कोई भी पॉन्ड है, तालाब है, तालाब का जो सॉइल सैंपल होता है मतलब सॉइल वाटर के अंदर है, ठीक है ना। देखिए सैचुरेशन में और समझ में क्या अंतर है, जैसे कि बरसात होती है, बरसात होने के बाद वाटर हट जाता है, तो आप जब सॉइल सैंपल देखेंगे तो वो कैसा होगा, बिल्कुल गीला सॉइल सैंपल होता है। कहने का मतलब क्या है कि ऑल वॉइड्स फिल्ड विद वाटर, बट इन केस ऑफ समर्ज्ड मीन्स तालाब वाला है तो उसमें अभी भी वाटर क्या ऊपर है और सॉइल सैंपल क्या है, नीचे है। तो इस टाइप के सॉइल सैंपल को क्या कहेंगे, समर्ज्ड सॉइल सैंपल कहेंगे। और यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वर्क करता है। मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी भी वाटर में गिराते हैं तो उसका वेट पता करना है, वॉल्यूम पता करना है, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ करके इजीली फाइंड कर पाते हैं। सेम एज वेल एज हम लोग यहाँ पे भी उसका यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने प्लीज़ एक रिलेशन याद रखना, अगर क्वेश्चन बन सकता है, गामा सॉलिड ग्रेटर देन गामा सैचुरेटेड ग्रेटर देन गामा बल्क ग्रेटर देन गामा ड्राई ग्रेटर देन गामा समर्ज्ड। तो स्टूडेंट्स सबसे जो कम यूनिट वेट होता है वो किसका होता है, समर्ज्ड का होता है। सबसे ज़्यादा जो वेट होता है स्टूडेंट्स वो किसका होता है, सॉलिड का होता है। सॉलिड का मतलब अगर सेम वॉल्यूम का अगर आप सॉलिड लेंगे और सेम वॉल्यूम का अगर आप सॉइल सैंपल लेंगे, चाहे सॉइल सैचुरेटेड हो, बल्क हो, समर्ज्ड हो, ड्राई हो, उन सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा, सॉलिड का होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये रिलेशंस आपने स्टूडेंट्स याद रखना है, ठीक। कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। गया डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में, ठीक है ना, सभी को पता है क्योंकि जो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सब लोग बिहार पॉलिटेक्निक SBTA के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। अगर बच्चों आपको हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से जुड़ना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। आपको अगर SSC के लिए पढ़ना, हमारा ऑलरेडी ऐप है KTP क्लासेस,
वहाँ पे हम लोग पूरा प्रिपरेशन करा रहे हैं। अभी जो हमारे यहाँ पे प्रिपरेशंस कर रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एंड JKSSB, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के बच्चे स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम वहीं पे ही है, बाकी स्टेट में अभी एग्ज़ाम हो नहीं रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारे से ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से जुड़ना है कि सर हमको आपसे ऑफलाइन पढ़ना है 5th सेमेस्टर का 6th सेमेस्टर का कोई भी सब्जेक्ट, अगर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी पढ़ना है तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, पोरोसिटी ऑफ ए सॉइल सैंपल इज दिस, द वॉइड रेशियो। तो स्टूडेंट्स वॉइड रेशियो क्या होगा? फर्स्ट E इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, ये हमारे पास होता है। व्हाट इज द पोरोसिटी? इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल। अब स्टूडेंट्स इसमें रिलेशन हमारे पास क्या होता है? इसमें रिलेशन सिंपल सा हम लोग क्या कहेंगे, देखिए जो n है v को मैं क्या लिख सकता हूँ? v इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल। ध्यान से देखिए, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने रिलेशन बताना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है और आप कैसे रिलेशंस इन दोनों में बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इसको देखना चाहते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर हमारे को रिलेशन लेकर के आना है तो v इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, ठीक है, v इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल है हमारे पास, एंड v हमारे पास क्या स्टूडेंट्स? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ओके, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है। और स्टूडेंट्स जो हमारे पास वी होता है, इट इज़ द समीशन ऑफ VA प्लस VW, मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, इट इज इक्वलेंट वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ओके, अगर आप देखेंगे यहाँ पे V इक्वल टू क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स? दिस इज द VB प्लस VS के इक्वलेंट होता है, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल इट इज़ द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के इक्वलेंट होगा। अगर आप यहाँ से देखेंगे n इक्वल टू VB अपॉन V को मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ क्या? VB अपॉन VS। देन मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/n इक्वल टू VB प्लस VS बाय क्या लिख सकता हूँ? मैं VB लिख सकता हूँ। अगर मैं क्या कर दूँ, पूरे में VS से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में VS से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, VB ओके अपॉन VS प्लस VS बाई VS इक्वल टू 1 अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा? VB अपॉन VS। तो आप खुद बताइए व्हाट इज दिस, ये क्या है? VB अपॉन VS, VB अपॉन VS इज द E। तो मेरा कहने का मतलब है E प्लस 1 अपॉन A। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं? आप सिंपली कह सकते हैं कि पोरोसिटी इट इज इक्वल टू E अपॉन 1 प्लस E। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वॉइड रेशियो पता करना है इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी तो आप कहेंगे n अपॉन 1 माइनस n, और यहाँ से एक रिजल्ट हमारे को सामने आता है। वो रिजल्ट क्या है स्टूडेंट्स? E ऑलवेज ग्रेटर देन V, ओके, E ऑलवेज ग्रेटर देन n मीन्स पोरोसिटी। जो हमारे पास वॉइड रेशियो होगा ये ऑलवेज क्या होगा? ज़्यादा होगा किससे? वॉइड रेशियो से, सॉरी पोरोसिटी से, ठीक है। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पोरोसिटी ऑफ ए सॉइल सैंपल इज 50%, व्हाट इज द वॉइड रेशियो? तो बोलिए व्हाट इज द वॉइड रेशियो? तो हम लोग कहेंगे इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। n कितना दे रखा है? 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5, इट इज इक्वलेंट 0.5 बाई 0.5, इट इज इक्वलेंट 1। तो बोलिए कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं है? E का वैल्यू कितना है? 1, और पोरोसिटी का वैल्यू कितना? 0.5। कंडीशन है E ग्रेटर देन n। ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए स्टूडेंट, ओके, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। और भी कंडीशन हमारे पास क्या है? E का वैल्यू ग्रेटर देन ऑलवेज 0 होता है, जबकि पोरोसिटी का जब आप रेंज देखेंगे वहाँ पे आपको ये रेंज मिलेगा। तो ना तो कभी भी वॉइड रेशियो का वैल्यू 0 होता है और ना कभी भी किसका वैल्यू 0 होता है? पोरोसिटी का वैल्यू 0 होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीव एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल फॉर पार्टिकल साइज स्मॉलर देन। तो आप ध्यान से देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास ये हो गया सॉइल, तो लास्ट टाइम भी शायद मैंने आपको बताया था इस चीज़ को। ध्यान से देखिए, हम लोगों के पास क्या है? एक 75 माइक्रोन सीव है। कौन सा सीव है हमारे पास? 75 माइक्रोन सीव। अगर हमारे पास क्या स्ट्रेंथ मोर देन 50%, मोर देन 50%, ठीक है ना, मोर देन 50% अगर सॉइल पार्टिकल्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? रिटेन करते हैं, रिटेन, ओके, रिटेन ऑन 75 माइक्रोन सीव, तो इस टाइप के सॉइल को हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? कोर्स ग्रेन सॉइल कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग इसको? कोर्स ग्रेन सॉइल कहेंगे, कोर्स ग्रेन सॉइल सैंपल कहेंगे, ओके।
अगर हमारे पास क्या है, मोर देन 50% क्या करता है, पासिंग करता है, ओके, मोर देन 50% क्या कर रहा है, पासिंग कर रहा है, तो इस टाइप के सॉइल सैंपल को हम लोग क्या कहेंगे, फाइन ग्रेन्ड सॉइल सैंपल कहेंगे, फाइन ग्रेन्ड सॉइल सैंपल। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कोर्स ग्रेन सॉइल मीन्स जब क्या होगा, मोर देन 50% रिटेन करेगा किस पे, 75 माइक्रोन सीप पे, उसको हम लोग कहेंगे कोर्स ग्रेन सॉइल। और अगर मोर देन 50% क्या करता है, पासिंग करता है थ्रू 75 माइक्रोन सीप, तो इस टाइप के सॉइल सैंपल को हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इस टाइप के सॉइल सैंपल को हम लोग कहेंगे फाइन ग्रेन सॉइल सैंपल। ओके, फाइन ग्रेन सॉइल सैंपल। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिंपल सा कि सीव एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल फॉर पार्टिकल साइज स्मॉलर देन। तो ध्यान दीजिए, जो हमारे पास कोर्स ग्रेन सॉइल होता है, इसमें जो हम लोग एनालिसिस करेंगे, जो पार्टिकल साइज या फिर पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इन सब का जो एनालिसिस किया जाता है इन केस ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, तो ये हमारे पास जो कोर्स ग्रेन सॉइल है, यहाँ पे हम लोग करेंगे सीव एनालिसिस, सीव एनालिसिस करेंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, सीव एनालिसिस। तो कोर्स ग्रेन सॉइल का मतलब क्या हो गया कि इसका साइज क्या है, मोर देन 50%, मतलब क्या है, मतलब ग्रेटर देन 75 माइक्रोन। ओके, ग्रेटर देन 75 माइक्रोन, मतलब उस टाइप के सॉइल को क्या कहेंगे, कोर्स ग्रेन सॉइल कहेंगे। और जिसका साइज क्या होगा, लेस देन 75 माइक्रोन होगा, उस टाइप के सॉइल को हम लोग क्या कहेंगे, फाइन ग्रेन सॉइल कहेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिस पार्टिकल में जिसका हम लोग क्या नहीं कर सकते, सीव एनालिसिस नहीं कर सकते, उसका हमने कौन सा एनालिसिस करना है, उसके लिए हम लोग जो एनालिसिस करेंगे वो एनालिसिस है हमारे पास सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सीव एनालिसिस इज पॉसिबल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर पार्टिकल, ठीक है ना, फॉर पार्टिकल साइज स्मॉलर देन, तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट, 75 माइक्रोन होना चाहिए। तो इसको देखिए, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये mm है, अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में 10⁻³ करना पड़ेगा। अगर आप mm मल्टीप्लाई 10⁻³ करेंगे तो दिस वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 75 माइक्रोन के इक्वलेंट हो जाएगा। यस और नो? तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन हमारे पास आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ द ग्रोव कट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द लिक्विड लिमिट। तो आप सभी को पता है कि हमारे पास क्या होती है, कैसे ग्रांडे लिमिट्स होती हैं। कौन सी लिमिट्स होती हैं, कैसे ग्रांडे लिमिट्स है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो लिमिट्स है हमारे पास, लिक्विड लिमिट, ठीक है ना, या फिर हमारे पास कौन सा है, प्लास्टिक लिमिट, या फिर हमारे पास कौन सा है, श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जब आपको डिटर्मिनेशन करना है किसका, लिक्विड लिमिट का, तो द शेप ऑफ द ग्रोव कट, तो उसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, वी शेप्ड होगा, यू शेप्ड होगा, सेमी सर्कुलर शेप्ड होगा, या फिर एनी ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारे पास है अपरेटस, इसको हम लोग कैसे ग्रांडे अपरेटस बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड लिमिट फाइंड करते हैं। दीज आर टू ग्रूव कट्स, ठीक है, एक हमारे पास ASTM है और एक है कैसे ग्रांडे ग्रूव कट। ठीक है, तो ये हमारे पास है, इसमें उस साइड में राइट साइड में इसके क्या लगा हुआ है, हैंडल लगा हुआ है, जिस हैंडल को हम लोग इस तरीके से घुमाते हैं और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, सॉइल सैंपल को फिल करते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर देना, सॉइल सैंपल को फिल कर देना है लाइक दिस। इस तरीके से हम लोग इसमें क्या करेंगे, सॉइल सैंपल को एक इक्वल थिकनेस के लिए क्या कर देंगे, इसमें मतलब फिल करेंगे। और ध्यान देने वाली बात है, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सॉइल सैंपल आप क्या कर रहे हैं, लिक्विड लिमिट या फिर श्रिंकेज लिमिट, इन सब के लिए जो आप कौन से सीव का आपने यूज़ करना है। तो जो सॉइल सैंपल हम लोग लेंगे लिक्विड लिमिट के केस में, या फिर प्लास्टिक लिमिट या श्रिंकेज, किसी भी लिमिट के लिए अगर आपको सॉइल सैंपल लेना है तो वो सॉइल सैंपल हमें किस सीव से पास कराना होता है स्टूडेंट्स, 425 माइक्रोन सीव से पास कराना होता है। ठीक है ना, 425 माइक्रोन सीव से हम लोग क्या करते हैं, उस सॉइल सैंपल को पास कराते हैं।
पास कराने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 100 ग्राम सॉइल सैंपल लेते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वाटर ऐड करते हैं। वाटर ऐड करने के बाद एक पेस्ट बनाते हैं, ठीक है। उस पेस्ट को हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक इक्वल थिकनेस पे स्प्रेड करते हैं। देन बाय हेल्प ऑफ दिस ग्रूव हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक कट लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, एक कट लगाते हैं लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके का एक कट होगा, अभी हम लोग दिखाते हैं आगे चल के। तो एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं कि जो आप रेवोल्यूशंस दे रहे हैं यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे इसका रेट क्या होना चाहिए, क्या रेट होना चाहिए स्टूडेंट्स, 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड होना चाहिए। पहली बात तो 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड के रेट से हमने यहाँ पे क्या लगाने, इसको मतलब इसमें ब्लोज लगाने, ठीक। सेकंड हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, जो आप ये देख रहे हैं इसका जो थिकनेस है ये बार बार ऐसे गिरता है, इस तरीके से गिरता है। जैसे ये कनेक्शन हो गया लाइक दिस, इस तरीके का है, ये इस तरीके से बार बार रबड़ पे या हार्ड रबड़ पे इस तरीके से गिरता है। तो ये हाइट कितना होना चाहिए, ये हाइट कितना है, किस हाइट से ड्रॉप कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होता है 10 mm हाइट से क्या करता है, ड्रॉप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर कब तक हमने इस पे ड्रॉप लगाने हैं। तो स्टूडेंट्स अब अभी हम लोग देखेंगे, जब यहाँ पे कट लगाने के बाद हमने देखना है कि ये इस तरीके से जो कट होगा, यहाँ पे जो कट बनेगा लाइक दिस, इस तरीके से कट बना हुआ है, दिस वन इज द कट। तो ये सॉइल सैंपल जब इसमें ब्लोज लगाएंगे लाइक दिस, तो ये सॉइल सैंपल एक दूसरे के नियरेस्ट आने की कोशिश करेगा। तो इसका जो लेंथ है ये कितना होना चाहिए, 12 mm या फिर 1/2 इंच के इक्वलेंट होना चाहिए, 0.5 इंच या फिर 12 mm के इक्वलेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमको यही सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देखनी है। अब हम लोग देख लेते हैं, इस तरीके का हमारे पास एपरेटस है, आप देख पा रहे हैं। ये हमारे पास क्या हार्ड रबर बेस है, ये हमारे पास क्या है सॉइल कप है, ठीक है ना। और इसकी डायमेंशंस हमारे को दे रखे हैं यहाँ पे लिक्विड लिमिट एपरेटस में फाइंड करने का। ये साइड व्यू है, टॉप व्यू मतलब फ्रंट व्यू है। ये हमारे पास हैंडल हो गया, दिस वन इज़ द ब्रास कप, दिस विड्थ इज़ द 125 mm। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक हमारे पास ये हमारे को क्या दे रखा है, ग्रूव कट दे रखा है। तो 2 तरीके के होते हैं, दिस वन इज़ द ASTM एंड दिस वन इज़ द कैसे ग्राइंडिंग, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे कट करेंगे तो आपको इस तरीके का कट मिलेगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके का कट मिलेगा, दिस कट इज़ द V शेप, यस और नो। जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस शेप इज़ द V शेप, यस और नो, दिस शेप इज़ द V शेप। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो किस शेप का रहा होगा, V शेप का रहा होगा, तभी तो इस तरीके का यहाँ पे ग्रूव कट बनेगा ना, यस और नो। तो इसकी डायमेंशंस भी हमारे को स्टूडेंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास किसी लेबोरेटरी का पिक्चर है, यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं सही से। तो इस तरीके का हमारे पास है, दिस वन इज़ द सीम। ये हमारे पास क्या है, कंटेनर जिसमें हम लोग सॉइल सैंपल को रखते हैं। सॉइल सैंपल को फिल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वाटर कंटेंट फाइंड करते हैं। जो वाटर कंटेंट होता है वही क्या कहलाता है, लिक्विड लिमिट कहलाता है। ये हमारे पास क्या है, ब्रास कप है, इसमें हम लोग सॉइल सैंपल को फिल करते हैं, हैंडल से इस तरीके से लगाते हैं। इस तरीके का एक थिकनेस हम लोग क्या करते हैं इसमें प्रोवाइड करते हैं लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके का हमारे पास थिकनेस होता है। बाय हेल्प ऑफ दिस ग्रूव हम लोग क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लिक्विड लिमिट को फाइंड करते हैं। और हमने जो हमारे थ्योरी लेक्चर्स हैं जो ऑलरेडी हमने अपने ऐप पे अपलोड कर रखे हैं, वहाँ पे एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है ना। तो क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा खासा टाइम होता है आपके पास सीखने के लिए। यहाँ तो अभी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है, तो V शेप्ड हमारे पास आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, परमेबिलिटी वेरीज अप्रॉक्सीमेटली एज द। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दे रखा है स्क्वायर ऑफ द ग्रेन साइज, क्यूब ऑफ द ग्रेन साइज एंड नन ऑफ दिस। आंसर इज द स्क्वायर ऑफ द ग्रेन साइज एज पर एलन हेजन इक्वेशन। जो है एलन हेजन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास K होता है, K = C D10 का क्या होता है, होल स्क्वायर के इक्वलेंट होता है। ये हमारे पास एक क्या होती है, इक्वेशन होती है, ठीक है ना। K = C D10 का होल स्क्वायर, D इज द साइज ऑफ द ग्रेन। अगर यहाँ पे क्या है, D का होल स्क्वायर है, इसलिए परमेबिलिटी वेरीज अप्रोक्सीमेटली एज द स्क्वायर ऑफ द ग्रेन साइज होगा। क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द ग्रेन साइज होगा। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द परमेबिलिटी। तो किस किस फैक्टर पे अफेक्ट करता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन इज द पार्टिकल साइज, सेकंड वन इज द स्ट्रक्चरल ऑफ द सॉइल मास। अब देखिए पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल साइज जितना बड़ा होगा उसमें होल्स भी उतने क्या होंगे, बड़े होंगे। जैसे कि कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल, तो कोर्स ग्रेन सॉइल का परमेबिलिटी ज़्यादा होता है कंपेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल, बिकॉज K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D10 का होल स्क्वायर। मतलब जितना ज़्यादा बड़ा पार्टिकल होगा, D10 का वैल्यू भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। इफेक्टिव साइज ऑफ द पार्टिकल वो ही उतना ही ज़्यादा होगा, तो मीन्स परमेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चरल ऑफ द सॉइल मास। स्ट्रक्चर कैसा है हमारे पास, ठीक है ना, स्ट्रक्चर कैसा है हमारे पास, इस चीज़ पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, फोर सेम वॉइड रेशियो। हम लोग दो तरीके का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फर्स्ट वन इज द फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज द डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। हम लोग सॉइल जब कंपैक्शन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग इजीली समझ पाते हैं कि फ्लक्चुएटेड स्ट्रक्चर का जो परमेबिलिटी है वो ज़्यादा कंपेयर टू डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में। तो ये पॉइंट हमारे को क्या रखना है, याद रखना है। अगर आप एक और चीज़ देखिए, अगर हमारे पास कैसा है स्ट्रैटिफाइड सॉइल सैंपल है, कैसा है स्ट्रैटिफाइड सॉइल सैंपल, मतलब एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, इस तरीके का अगर स्ट्रैटिफाइड सॉइल सैंपल है तो उसकी परमेबिलिटी मतलब क्या है, पैरेलल टू प्लेन्स क्या होगी, ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स। ये भी आपको पता होना चाहिए। बट इन केस ऑफ लोएसिस, जो हमारे पास क्या होता है वेन डिपॉजिट सॉइल सैंपल होता है, उस केस में वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होती है, परमेबिलिटी हायर होती है इन केस ऑफ हॉरिजेंटल परमेबिलिटी के रिस्पेक्ट में। तो 3-4 पॉइंट्स हैं आपको पता होना चाहिए। फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर्स का परमेबिलिटी ज़्यादा होता है डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर से। सेकेंड हमारे पास क्या है, सेकेंड था हमारे पास कि जब हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सॉइल सैंपल है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, इस तरह के लेयर्ड वाइज सॉइल सैंपल है, तो पैरेलल टू द प्लेन्स जो होंगे, मतलब के एच जो होता है परमेबिलिटी इन द पैरेलल टू द प्लेन्स, उस केस में परमेबिलिटी के एच का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू के बी। इन केस ऑफ लोएसिस के बी इज ग्रेटर देन के एच। प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास शेप ऑफ द पार्टिकल। अब आप देखिए स्टूडेंट, शेप ऑफ द पार्टिकल के रिस्पेक्ट में आप देखना चाहते हैं, आपके पास 2 पार्टिकल्स हैं, टू शेप्स के पार्टिकल हैं। फर्स्ट वन इज द एंगुलर, सेकंड वन इज द राउंडेड। तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि एंगुलर पार्टिकल्स की ज़्यादा परमेबिलिटी सेम वॉइड रेशियो होते हुए, सेम वॉइड रेशियो के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, अगर सेम वॉइड रेशियो है तो बताइए पार्टिकल एंगुलर पार्टिकल्स की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी या राउंडेड पार्टिकल की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो प्लीज़ प्लीज़ इस बात को आपने समझने की कोशिश करना है कि स्पेसिफिक परमेबिलिटी इज हायर ऑफ द एंगुलर पार्टिकल्स, ठीक है ना, परमेबिलिटी इज हायर ऑफ द एंगुलर पार्टिकल्स कंपेयर टू राउंडेड पार्टिकल्स। अब इसमें रीज़न, अब आपको हर चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए। वह रीज़न कि सर ऐसा क्यों है, बिकॉज स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ एंगुलर पार्टिकल्स हैव मोर कंपेयर टू राउंडेड पार्टिकल्स। परमेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्पेसिफिक सरफेस एरिया का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो परमेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू क्या, स्पेसिफिक सरफेस एरिया है। जिसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा परमेबिलिटी उसकी क्या होगी, कम होगी। राउंडेड पार्टिकल का एंगुलर पार्टिकल के कंपैरिजन में स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। दैट्स वाई परमेबिलिटी राउंडेड पार्टिकल्स का ज़्यादा होता है कंपेयर टू एंगुलर पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द वॉइड रेशियो। सिंपल सा है, परमेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वॉइड रेशियो। हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन देखेंगे अभी आगे चल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू E/1 प्लस E के इक्वलेंट होता है। नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सिंपल सा है, गामा W अपॉन म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू गामा W अपॉन म्यू के होता है, ठीक है। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो परमेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अगर विस्कोसिटी कम होगी तो परमेबिलिटी ज़्यादा होगी। सिंपल सा है, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो जिस भी मटेरियल जो वाटर है, वाटर, ठीक है, वाटर की जगह पर अगर हम लोग कोई दूसरा सब्सटेंस यूज़ करते हैं जिसका इस पर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि वो ईजिली क्या नहीं करेगा, पास नहीं करेगा। तो सिंपल से विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू परमेबिलिटी, बट यूनिट वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू गामा W, सॉरी यूनिट वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू परमेबिलिटी। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट्स। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। सिंपल सा क्या क्वेश्चन आता है कि अगर यूनिट वेट को 10% से डिक्रीज कर दिया जाए, विस्कोसिटी को 15% से इंक्रीज कर दिया जाए, तो बताइए परमेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपली हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, K2/K1, क्या कह सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, K2/K1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा गामा W2 अपॉन गामा W1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलिए, ये हो जाएगा हमारे पास μ1/μ2। इस तरीके से अगर आपको बोल दिया गया है कि पहले हमारे पास गामा W का वैल्यू कितना था, जो भी था, अगर ये इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो गामा W का वैल्यू चेंज होगा। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि परमेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सेकेंड वन इज द स्टूडेंट डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का सिंपल सा मतलब है
कि जो परमेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या है, अगर सपोज कोई सॉइल सैंपल है जिसमें इस तरीके का हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इसका मतलब क्या है कि ऑल वॉइड्स आर नॉट फिल्ड विद वाटर, मीन्स सम वॉइड्स में क्या है, वहाँ पे एयर प्रेजेंट है। अगर एयर प्रेजेंट है तो स्टूडेंट्स वो वाटर को फ्लो करने से क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना, वो पॉकेट्स बनाएगा, मतलब वाटर इजीली वहाँ से क्या नहीं कर पाएगा, पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने क्या रखना है, याद रखना है। मतलब अगर हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन कम होगा तो परमेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। डिग्री ऑफ सैचुरेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे परमेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट वन इज द एब्जॉर्ब वाटर, ये इस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। एब्जॉर्ब वाटर जितना ज़्यादा होगा ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। एंड इम्प्योरिटीज़ इन वाटर, जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज होंगी परमेबिलिटी भी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। यस और नो स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ आपने एक फार्मूला याद रखना है, वो फार्मूला हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, के इक्वल टू CD10 का, ठीक है, CD10 का होल स्क्वायर E³ अपॉन 1 प्लस E इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, गामा W अपॉन म्यू मल्टीप्लाई 1 अपॉन SSA का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन T स्क्वायर मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई 1 अपॉन B मल्टीप्लाई 1 अपॉन C। इस तरीके से देखिए ये है हमारे पास। देखिए D10 का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, वॉइड रेशियो का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, गामा W अपॉन म्यू 1 अपॉन स्पेसिफिक सरफेस एरिया का क्या होता है, होल स्क्वायर। तो आपको पता है एंगुलर पार्टिकल का स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसीलिए उसकी परमेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। टी इज द टॉर्टोसिटी। टॉर्टोसिटी का मतलब है कि जो वाटर है वो इस तरीके से क्या कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है। वो एक पर्टिकुलर क्या है, एक मतलब इस तरीके से, जैसे अब हमारे पास कोई भी सॉइल सैंपल है, समझने की कोशिश करिए। जैसे सॉइल सैंपल है, देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या होगा, एक वर्ड्स यहाँ पे, दूसरा वर्ड्स यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो वाटर क्या करेगा, इस तरीके से फ्लो करेगा। यस और नो, इस तरीके से क्या करता है, फ्लो करता है। तो इसके क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। मल्टीप्लाई में ए इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, बी इज द एब्जॉर्ब वाटर, सी इज द इम्प्योरिटीज। तो इस इक्वेशन को आप याद रख सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द परमेबिलिटी। तो कहने का मतलब सिंपल सा हो गया स्टूडेंट्स कि परमेबिलिटी वेरीज अप्रोक्सीमेटली एज द स्क्वायर ऑफ द ग्रेन साइज होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द सिंबल SP ऑफ ए ग्रुप इंडिकेट्स। तो ध्यान देना स्टूडेंट, जब भी हमारे पास S और P लिखा है, पहले हमने इसका नोटेशन करना है, देन इसका करना है। P4 हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, पुअरली ग्रेडेड। क्या होगा, पुअरली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड। और S4 हमारे पास है सैंड। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे SW लिखा होता देन इसका क्या हो गया, पुअरली ग्रेडेड सैंड। तो पुअरली ग्रेडेड सैंड इज द आंसर। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है SW, इसका W मीन्स क्या हो गया हमारे पास, वेल ग्रेडेड। ओके, वेल ग्रेडेड। और S4 क्या है, सैंड, तो हमारे SW को क्या लिखेंगे, वेल ग्रेडेड सैंड। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाता है, G4 क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारे पास ग्रेवल। जैसा नो, G4 हो गया ग्रेवल। इसका मतलब क्या हो गया, P4 पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। अगर हमारे पास लिखा हुआ है GW, व्हाट इज द मीनिंग GW, W फॉर वेल ग्रेडेड, G मीन्स ग्रेवल, तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल। जैसे अगर हमारे पास कहीं पे लिखा हुआ है ऐसे देखिए SC, इसका मतलब क्या हो गया, पहले हमने इसका नोटेशन करना है C4 क्ले। ओके, C4 हमारे पास क्या है, क्ले, तो हम लोग इसको कहेंगे क्लेई सैंड। क्या कहेंगे स्टूडेंट, इसको हम लोग क्लेई सैंड कहेंगे। ओके, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है SM, M4 हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिल्ट हो जाएगा। M4 क्या हो गया हमारे पास, सिल्ट, तो हम लोग कहेंगे इसको सिल्टी सैंड। क्या कहेंगे इसको हम लोग, सिल्टी सैंड कहेंगे, सिल्टी सैंड। ओके, सेम एज वेल एज क्या हो गया, GC, GM, इस तरीके से। अब बोलिए इसका क्या नाम होगा, इसका होगा क्लेई ग्रेवल, सिल्टी ग्रेवल। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, नोटेशन करते हैं। तो इस तरीके का जो भी हमारे पास नोटेशन होगा उसका हम लोग देखते हैं। ये टॉपिक हमारे पास किसका है, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल सैंपल का है, ठीक है। एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, अगर आपसे जैसे पूछा जाए सैंड, इसका अगर नोटेशन करना है, इसका नोटेशन सिर्फ क्या होगा, S होगा। अगर आपको वेल ग्रेडेड सैंड का करना है तो आप क्या कहेंगे, S क्या होगा, SW हो जाएगा, ठीक है ना।
अगर आपको पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल करना है तो इसका क्या आ जाएगा, GP हो जाएगा। तो आपको सारे नोटेशंस अच्छे से क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। द सिंबल SP ऑफ द ग्रुप इंडिकेट्स, ये किसका जाएगा, पुअरली ग्रेडेड क्या हो जाएगा, सैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज यूज्ड एक्सप्रेस्ड बाय। तो आप सभी को पता है एज पर डॉर्सी लॉ, एज पर डार्सीज लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्चार्ज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आई मीन्स यहाँ पे क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इट इज द रेशियो ऑफ द हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल, यस और नो। इसको हम लोग लास्ट क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, डेल्टा H बाई L। तो V इज द डिस्चार्ज वेलोसिटी, डार्सियन वेलोसिटी या फिर सुपरफिशियल वेलोसिटी। तो जब आप इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, K इंटू आई। सो क्या आ जाएगा, K इंटू आई। वट इज द K, K इक्वल टू V अपॉन I। K इज द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, V इज द डिस्चार्ज वेलोसिटी। discharge velocity, okay, I is the hydraulic gradient, okay, I is the hydraulic gradient, V equal to K into I। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। What is the unit of the K, K का यूनिट क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारे को V, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ I। V का मतलब क्या है, वेलोसिटी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड, या फिर आप क्या कह सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर क्या लिख सकते हैं आप, mm पर सेकेंड। आई इज द यूनिट लेस, तो व्हाट इज द यूनिट, यूनिट इज द सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो क्या यूनिट हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चन से लेकर के आएंगे 11 से 20, और जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे इस पर्टिकुलर पेपर में, तो वो भी हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स आपके सामने लेकर के आएंगे। थ्योरी के जो भी क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट, इसीलिए मैं ज़्यादा थ्योरी बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन बताना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन बताना सिंपल सा मैं बता सकता हूँ, बट अगर आपको यही थ्योरी पूछा जाए तो आप थ्योरी को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे यही आ जाए, क्वेश्चन आ जाएगा 6 नंबर में कि बताइए फैक्टर्स ऑफ द परमेबिलिटी। स्टूडेंट्स आप ये लिख करके आइए, आपको 6 में से 6 नंबर मिलेंगे। बस थोड़ा सा उसको क्या कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, टू द पॉइंट अपना बताने की कोशिश करिए, जैसा मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, फिर इक्वेशन बताया है, फिर हर चीज़ को बताने की कोशिश की है कि शेप ऑफ पार्टिकल है, वॉइड रेशियो ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, कौन कौन से प्रॉपर्टीज, गामा W अपॉन म्यू है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, पार्टिकल साइज है। इस तरीके से अगर आप बताने की कोशिश करेंगे, जैसे लिक्विड लिमिट है, थोड़ा सा इसको अच्छे से बताने की कोशिश करिए कि लिक्विड लिमिट क्या होता है, इसका शेप कैसा होता है, ग्रुप कट क्या होता है, ग्रुप कट की डायमेंशंस क्या होती हैं। इस तरीके से हमारे पास है, हर चीज़ को बताने की कोशिश की है। जैसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है 4 नंबर में, या जो रहता है 3 नंबर में, अभी मेरे को क्लियर नहीं इस बात का, तो इसलिए इस पॉइंट को आप ध्यान से देख सकते हैं। रिलेशंस आपको सारे अच्छे से क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट्स। जैसे ये सारे रिलेशंस हैं आपको, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे फाइंड की जाती है, क्या होता है, किस किस की हेल्प से हम लोग फाइंड करते हैं। सेम एज वेल एज मैक्सिमम टेम्परेचर, जैसे हमने यहाँ पे सारे मेथड्स बताने की कोशिश की है, आप भी उन सारे मेथड्स को पढ़ने की कोशिश करिए। और फर्स्ट इज़ द वेरी सिंपल, ऑलरेडी हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ रखा है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको अच्छा लगे, प्लीज़ आप इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो हमको भी अच्छा लगेगा और आपको तो अच्छा लगेगा ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।